तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। बीच में ना यार मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए थोड़ा देर हो गया ट्यूटोरियल्स आने में। तो आज के लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बुकिश चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करने की कोशिश करूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और कोडिंग करने में देर भी ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी। ये एक बेसिक प्रोग्राम लिख लिया था, प्रिंटफ वगैरह ये देख लिया था कि फंक्शंस क्या होते हैं वगैरह सब कुछ। कंटिन्यू करते हैं। सी एक लैंग्वेज है ना, तो सी लैंग्वेज के क्या-क्या हिस्से होते हैं और जो वो हिस्से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले होता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट कुछ नहीं होता है, मतलब जैसे कि नॉर्मल हम लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी हो गई, इसमें का खा गा हो गया और इंग्लिश हो गई, एबीसीडी हो गया उसमें। तो वैसे ही सी का भी एक कैरेक्टर सेट है। जो भी सबसे इंडिविजिबल कंपोनेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स, उसका एक सेट होता है। तो सी में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ए टू जेड तो यूज ही होता है, 0 to 9 नंबर्स यूज होते हैं। और क्या यूज होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि ब्रैकेट्स, स्टार, एम्परसेंड, डॉलर, हैश। तो ऐसी चीजें यूज होती हैं। फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश, ये सब यूज होता है। तो इसको बोलते हैं सी का कैरेक्टर सेट। तो मैं बहुत ज़्यादा बुकिश डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट में बस आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, और उसको यूज़ करके हम तुरंत से एक प्रोग्राम लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या आपका कैरेक्टर सेट हो गया। कैरेक्टर सेट के बाद क्या होता है, कैरेक्टर्स बनते हैं वर्ड्स। तो लैंग्वेज में जैसे कैरेक्टर्स के बाद जैसे एबीसीडी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम वर्ड्स बनाते हैं, कैट, बैट, रैट। वैसे ही सी में भी वर्ड्स बनते हैं। अच्छा, वर्ड्स का क्या है कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो कंपाइलर के लिए रिजर्व होते हैं, तो उन्हें रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं कि कंपाइलर को एक स्पेशल मैसेज कन्वे करते हैं, इसीलिए वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। उनको आप एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज कर सकते। तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स इन सब की भी हम बात करेंगे आगे। तो रिजर्व वर्ड्स बस इतना समझ लीजिए कि कंपाइलर को कुछ स्पेशल मतलब बताते हैं। अब जैसे कि इंट है, इंट एक रिजर्व वर्ड है, तो जहां कहीं भी इंट लिखा होगा तो कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है आसपास। ठीक है, बस इतना सा होता है। तो रिजर्व वर्ड्स की एक लिस्ट होती है। तो ये देखिए, ये खैर मैंने काफी एक पुरानी बुक से ली है, हो सकता है अब और ऐड हो गए हो, बट ऑल इन ऑल यही काफी सारे यही मतलब ऑलमोस्ट एक सेट है रिजर्व वर्ड्स का, जो कि सी लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, पॉज करके देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की। तो जैसे कि आपने बचपन में मैथ में अलजेब्रा में वेरिएबल्स पढ़े होंगे, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से आगे फंक्शन में या फिर जहां पे वो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें इफेक्ट आता है। वैसे ही कंप्यूटर्स में वेरिएबल्स होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इसमें ए क्या है, एक वेरिएबल है। इसमें बस हमें इतना पता है कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। ठीक है, उस चीज को वेरिएबल बोलते हैं जो कि वैल्यूज को होल्ड करते हैं। कुछ नहीं होता है, बस एक मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होता है, एक पता होता है कि देखो, अगर मैंने ए लिखा है, ए का मतलब है कि मेमोरी में यहाँ पे इस जगह पे जाओ और जो भी वैल्यू है वो उठा के ले आओ। तो उस चीज को कंप्यूटर की भाषा में, सी प्रोग्रामिंग की भाषा में वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो जो वहां पे वैल्यू स्टोर होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो ये डेटा टाइप बताता है कि जैसे इंट है तो इंट, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर तो कैरेक्टर, जो भी। खैर, उसके बाद अभी करते हैं। तो कांस्टेंट वो होते हैं जो कि फिक्स वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब जैसे कि 10 है, 10 की वैल्यू 10 है तो है, बात खत्म। ठीक है, ये बात हो गई वेरिएबल और कांस्टेंट्स की। अब आगे आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स वैसे तो काफी सारी होती हैं, बट अभी के लिए बेसिक जो दो तीन डेटा टाइप्स हम लोग यूज करेंगे वो है इंट, फ्लोट और कैरेक्टर। अच्छा, इंट क्या होता है, तो इंट का मतलब तो आपको वैसे पता ही होगा कि इंटीजर होता है। मैथ्स में जो भी इंटीजर होता है वही ये वाला इंटीजर है। बट ये जो इंटीजर होता है ये स्टोर कैसे होता है, थोड़ा ये देख लेते हैं पहले। तो ये जो इंटीजर होता है ये 4 बाइट्स में स्टोर होता है। तो जो हमारी मेमोरी होती है, रैम होती है, वो उसमें कुछ खाने होते हैं, जीरोस एंड वंस के बिट्स होते हैं, बिट्स को कंबाइन करके बाइट्स बनती है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, कंप्यूटर साइंस की बेसिक यहाँ पे जाननी जरूरी है। जो हमारी मेमोरी है वो बिट्स एंड बाइट्स में डिवाइडेड है। तो 4 बाइट्स, 4 बाइट्स में एक इंटीजर स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा कैसे स्टोर होता है देख लेते हैं। तो हो सकता है आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो आप गूगल कर लीजिएगा। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि
समझ लीजिए ये एक इंटीजर के लिए जगह है, इसमें 32 खाने हैं जिनको हम बिट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 32 बिट्स हैं। अच्छा, और 8 बिट्स के कलेक्शन को बोलते हैं 1 बाइट। तो ये जो 8 बिट का एक कलेक्शन है, ये एक बाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट में स्टोर होता है, ठीक है। अब कैसे स्टोर होता है? इंटीजर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में। अब जैसे कि आप बस जरूर से पढ़ लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे सी कवर कर रहे हैं इसलिए बाइनरी में मैं ज्यादा घुस नहीं रहा हूँ। बट बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, उसके बाद 10 11 स्टार्ट होता है। वैसे ही बाइनरी में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 0 और 1। और वहां पे 0 के बाद 1 के बाद 1 0 आता है, फिर 1 1 आता है, फिर 1 0 0 आता है, ऐसे करके वो चलता है बाइनरी सिस्टम। तो उसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है अगर हमें आगे चल के सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करनी है। क्या होता है कि इसमें इंटीजर स्टोर करते समय, है ना, इन 32 खांचों में एक ना एक बिट आती है, या तो 0 या 1। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये इंटीजर की वैल्यू क्या है, उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं बाद में। अच्छा, अब इसकी रेंज कुछ होती है 2 की पावर 31, सॉरी, -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 - 1 तक, ठीक है। 31 - 1 नहीं, -1 अलग है। तो अच्छा, इतनी क्यों होती है, 32 क्यों नहीं हो सकती? तो वो देखते हैं। 32 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो पहली वाली बिट होती है, ये हम यूज करते हैं साइन के लिए। साइन बिट होती है, माइनस या प्लस अगर हमें समझना है कि नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो ये बिट यूज करते हैं, ये बताती है, ठीक है। अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा, 1 होगा तो नंबर नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक और चीज आती है कि ये नंबर स्टोर कैसे हुआ है। अगर यहाँ पे 0 है तो नंबर नॉर्मली हम स्टोर कर देंगे, तो वो हमारा नंबर हमें एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1 है, ये नेगेटिव नंबर है, तो नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट स्टोर करेंगे, ठीक है। और उससे हमें पता चलेगा कि नेगेटिव नंबर क्या है। तो ये सब चीजों में मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अभी सी के डेटा टाइप्स बता रहा हूँ। उससे एंड से मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि ये नंबर कैसे स्टोर हो रहे हैं मेमोरी में। तो 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट, 1 का नहीं, बेसिकली जो भी नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के यहाँ पे स्टोर कर देंगे बिट्स में। और यहाँ पे 1 रहेगा तो हमें पता रहेगा ये नेगेटिव नंबर है, 0 रहेगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका होमवर्क है कि फ्लोट का आपको पता करना है कि फ्लोट कैसे स्टोर होता है। मुझे नीचे कमेंट जरूर बताइएगा कि फ्लोट कैसे स्टोर होता है, मुझे नहीं पता। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? ये 1 बाइट का होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। 8 बिट्स मतलब कि इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती है? 256। तो जनरली यही कहा जाता है कि सी का जो कैरेक्टर सेट है वो 256 कैरेक्टर्स में वो सी पूरी लिख सकते हैं हम लोग, सी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो कैरेक्टर भी कैसे स्टोर होता है, जैसे कि ये कैपिटल ए है, तो हमने क्या किया है, जैसे एस्काई में अगर हम लिख रहे हैं सी लैंग्वेज को, एस्काई एक बोल सकते हैं, ये भी एक कैरेक्टर सेट होता है एस्काई, हर कैरेक्टर सेट की तरह। तो एस्काई में हम लोग सी लिख रहे हैं, इसमें 256 कैरेक्टर्स आने की संभावना है। तो क्या होगा कि जैसे ये ए है, हमने इसको बाउंड कर दिया 65 से, ठीक है, एस्काई में। अब जब हमें इसे स्टोर करना होगा मेमोरी में, तो इसका हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। ये मेमोरी में ए अगर स्टोर हो रहा है, कैपिटल ए, तो वो ऐसे दिखेगा। स्मॉल ए होगा, 97 से बाउंड होता है, तो उस तरीके से स्टोर होगा, कुछ इस तरीके से स्टोर होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। तो अभी इतनी डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं, बाकी एक दो और है उसके बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी काफी मामला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या बात हो गई? वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स बात हो गई, डेटा टाइप्स बात हो गई, कैरेक्टर सेट बात हो गई, कैसे स्टोर होता है वो बात हो गई। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की पिछली बार कंप्लीट नहीं हो पाई थी बात, इसलिए इस बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा आप अगर नेट पे रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लाइक सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है, इसमें चीजें यूज हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नहीं तो बहुत ज्यादा अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो अलग ही वीडियो बन जाएगा। असेंबली लैंग्वेज जो होती थी, जो कि सब भाषाओं की मातृभाषा आप कह सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज में होते थे सब रूटीन्स, रूटीन्स और सब रूटीन्स। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोसेसर को दे दिया जाता था ऐसे कोड, बाइनरी कोड, सीधा बाइनरी देते थे उसको। बेसिकली हम लोग जब लिखते थे तो हम लोग हेक्स में कन्वर्ट करके, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिखते थे। तो कुछ ऐसा होता था, 1 2 AF, AF 4 5, ऐसे होता था, बहुत लंबा सा। अरे यार, ऐसा क्यों करता है आईडी, गंदा बच्चा। खैर, तो इसमें होते थे सब रूटीन्स। अब
सपोजिटली 9970, तो 18 लिख देते हैं। ठीक है, मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो सपोज कर लेते हैं, तो मैं प्रोसेसर से बोल रहा हूँ कि सुनो, इस फाइल की लाइन नंबर 18 पे जाओ। अब लाइन नंबर 18 पे कुछ कोड लिखा होगा, बीच में से काफी सारी चीजें स्किप हो गई। अब यहाँ पे कुछ लिखा होगा 12 AF 12 EF ऐसे करके कुछ लिखा होगा। अच्छा, ये बहुत लंबा सा लिखा होगा और लिखने के बाद यहाँ पे एंड में आया 88। समझ लेते हैं ये रिटर्न है, ऐसा कुछ समझ लेते हैं अभी। शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो ये जो 18 से लेके 22 तक का हिस्सा हुआ, इसको हम बोल देते थे उस समय सब रूटीन। मतलब कि ये बहुत बड़ा रूटीन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है ये सब रूटीन। ठीक है, तो वहां से इजाद हुई फंक्शंस की। अब यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर नहीं यूज करते, हम लोग यहाँ पे नाम यूज कर लेते हैं। तो आपको याद होगा लास्ट टाइम ने वॉइड पी लिखा था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, तो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। तो ये जो पी है ये फंक्शन का नाम हो गया। तो अगर हमें यहाँ पे ये सब रूटीन कॉल करना है तो हम पी लिख देंगे, बस इतनी सी बात है। कहने का मकसद इतना कि कुछ लाइन ऑफ कोड हमने कॉमन आउट करके अलग जगह पे रख ली, ताकि जब भी इसकी जरूरत पड़े हम इसे बुला सकें। किस नाम से बुला सकें? असेंबली में लाइन नंबर से बुलाते थे, यहाँ पे नाम से बुलाते हैं। पी से बुला रहे हैं, वहां पे 18 से बुलाते थे। ठीक है, बेसिकली फंक्शन की बात हो गई। इतनी बातें करने के बाद अब हम लोग एक सिंपल सी चीज और समझते हैं, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे आपने मैथ्स में बॉड मास या पेमडास पढ़ा होगा, वैसे भी यहाँ पे भी यूज होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 7 × 9 - 5, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? ठीक है, आपको सपोजिटली आपने सोचा कि मैं 9 से 5 निकाल के फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 28 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे आएगा 58, क्योंकि पहले वो मल्टीप्लाई कर देगा। जो कंपाइलर होगा वो मल्टीप्लाई कर देगा पहले। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स की कुछ प्रेसिडेंस होती है। जैसे मैथ्स में हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। क्योंकि बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत तरीके के ऑपरेटर्स होने के साथ साथ बहुत ज्यादा उनमें जुगलबंदी होती है। तो वो चीज अलग ही है। बेसिकली मैथमेटिकल पहले होता है, बाद में रिलेशनल होता है, फिर कंट्रोल होता है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो अगर हमें सब्ट्रैक्ट पहले करना है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मल मैथ्स में देते हैं। ठीक है, इतना समझ लेते हैं। बहुत इसमें हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बात हमने कर ली। बेसिकली मैं जो बता रहा हूँ थ्योरी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना हमें अभी के लिए कोड लिखने के लिए जरूरत है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेन प्रोग्राम पे। तो अब आज जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो भी छोटा सा है, सिंपल सा है। क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे, यूजर से इनपुट लेके दो नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए कॉमा बी, कॉमा भी एक समझ लीजिए ऑपरेटर होता है। तो अगर मैंने इंट ए कॉमा बी लिखा है, इसका मतलब है इंट ए सेमीकोलन इंट बी। कॉमा बेसिकली क्या करता है, एक ऑपरेटर होता है। तो वो लैंग्वेज को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें कन्वे करता है। तो ए कॉमा बी अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब कि दोनों इन टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं कि हो क्या रहा है। इसको हम लोग करेंगे ऐसे और यहाँ पे खोलेंगे पेंट। तो अब मैंने जब लिखा है ना इंट ए कॉमा बी, हुआ क्या है? तो ये ले लेते छोटा सा कंसोल अपना, ये ले लेते हैं मेमोरी बड़ी सी। कंपाइलर ने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल बनाया रैम में, ये अपनी रैम है। इंटीजर है तो 4 बाइट का होगा। ठीक है, 4 बाइट की जगह रिजर्व कर दी। यहाँ पे उसका एड्रेस लिख लेते हैं 999 1000 1001 1002। ठीक है, तो हुआ क्या कि कंपाइलर ने 4 बाइट रिजर्व कर दी एक ए नाम के वेरिएबल के लिए, जिसका एड्रेस शुरू होता है 999 से। ठीक है, उसी तरीके से कंपाइलर बी के लिए जगह रिजर्व करेगा। कहीं पे भी कर सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। देख ले, जैसे कि ये समझ लो कि ये 6000 है, 6001 6002 6003। ठीक है, बस अब क्या होगा, अब हम लिखेंगे स्कैनफ। तो लास्ट टाइम हमने फंक्शंस की बात की थी, प्रिंटफ की बात की थी। प्रिंटफ क्या करता था, कंसोल में आउटपुट प्रिंट कर देता था। स्कैनफ क्या करता है, सेम कंसोल से वो जो भी हमें दिख रहा है वो रीड कर लेता है। बस इतना काम करता है स्कैनफ। ठीक है, तो अच्छा अब रीड कैसे करता है, ये काम कैसे करता है स्कैनफ? तो ये स्कैनफ भी stdio यानी कि स्टैंडर्ड आउट इनपुट आउटपुट डॉट एच, जो कि हेडर फाइल है, इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं। ये उस फाइल में कहीं पे लिखा होगा ये फंक्शन। तो हम बस इसे यूज कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है ना। कंप्यूटर का मेन काम यही, कंप्यूटर की परिभाषा यही है। अब इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे %d स्पेस %d। तो %d जो हमने ये लिखा है,
बेसिकली ये एक आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ऑपरेटर है। हमें बस ये बता रहा है कि यहाँ पे इस जगह पर एक इंटीजर आने वाला है। ठीक है, स्कैनफ को हमने बोल दिया कि सुनो, जब तुम रीड करना शुरू करोगे ना, एक इंटीजर आएगा, फिर एक स्पेस कैरेक्टर आएगा, उसके बाद फिर से एक इंटीजर आएगा और ये तुम्हें रीड करना है। अच्छा, रीड करके करना क्या है इसका? आगे हमने लिख दिया एम्परसेंड या एम्परसेंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये देख लेते हैं, 5 आया, फिर यहाँ पे आ गया 1, 5 और 1 आ गया। ठीक है, अब स्कैनफ क्या करेगा? स्कैनफ पढ़ेगा इसको, 5 स्पेस 1 पढ़ लिया। अब ये एम्परसेंड या एम्परसेंड बी का क्या मतलब है, ये देखते हैं। तो एम्परसेंड जो होता है ये भी कैरेक्टर सेट का हिस्सा है। ये एक ऑपरेटर होता है जो कि हमसे बस ये कह रहा है, हमसे क्या, कंपाइलर से कह रहा है कि जो भी ए का एड्रेस है, जो उसका पता है, रेफरेंस है मेमोरी में, वहां पे जाके ये नंबर स्टोर कर दो। ठीक है, एम्परसेंड का मतलब है एड्रेस, बस इतना समझिए, एम्परसेंड इक्वल्स टू एड्रेस। तो स्कैनफ से हमने बोला कि सुनो, एक डिजिट आएगा। डिजिट क्या मतलब कि एक इंटीजर आएगा, इंटीजर के बाद एक स्पेस आएगा, उसके बाद एक और इंटीजर आएगा, उसको रीड कर लेना। तो जो पहला इंटीजर आएगा उसको तुम्हें स्टोर करना है ये इस एड्रेस पर, और दूसरा इंटीजर जो आएगा उसको स्टोर करना है उस एड्रेस पर। बस इतनी सी बात। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं अब कि ये करेगा क्या आखिर। ठीक है, यहाँ आ गए। स्कैनफ ने, थोड़ा सा पीछे आते हैं, स्कैनफ ने पढ़ा 5। अब वो क्या करेगा, 5 पढ़ के हमने उसे बोला कि यहाँ पे स्टोर कर देना। तो जो एम्परसेंड ए है, इसका मतलब कि उसका एड्रेस मेमोरी में, मेमोरी में क्या एड्रेस है भाई उसका, 999 है। तो हमने बोला स्कैनफ को कि भाई पढ़ के 999 पे स्टोर कर दो। क्योंकि इंटीजर है तो 4 बाइट का होगा, आगे की 3 बाइट ऑटोमेटिकली रिजर्व होंगी। तो स्कैनफ क्या करेगा, यहाँ पे लिखना शुरू करेगा, 0000 ऐसे लिखना शुरू करेगा, बिल्कुल अंत तक। 8 बाइट इसमें, अपना 8 इस बाइट करो, सॉरी बिट, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें, 8 बिट इसमें। अब यहाँ पे आके लिखेंगे 101, हल्का सा और आगे कर देते हैं। ठीक है, बात खत्म। स्कैनफ ने क्या किया, पढ़ के बस यहाँ पे डाल दिया। ये स्कैनफ का काम था। ठीक है, सिमिलरली बी में भी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, 00 और लास्ट में आएगा 1। ठीक है, तो ये किया स्कैनफ ने, पढ़ा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वापस आते हैं, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब ऐसा कुछ खास इतना वो नहीं। अब हम लिखेंगे इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्या कर रहे हैं, बस इनपुट लेके दो नंबर ऐड करके रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो अब कंपाइलर क्या करेगा, एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, मेमोरी में जगह 4 बाइट रिजर्व करेगा। वहां पे क्या करेगा, ए और बी में जो वैल्यू है उसको ऐड करके सी में डाल देगा, बस इतना करेगा। अब प्रिंटफ तो हम लोग देख ही चुके हैं क्या करता है। अच्छा हाँ, प्रिंटफ में एड्रेस नहीं देते, प्रिंटफ में सीधा सीधा वैल्यू देते हैं कि क्या वैल्यू प्रिंट करनी है। एम्परसेंड सी लिख देंगे तो लेट से वो लोकेशन नंबर 5000 पे स्टोर था, तो 5000 प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटफ में देते हैं वैल्यू, स्कैनफ में देते हैं एड्रेस। ठीक है, सिंपल, इजी, रन करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें दे रहे हैं दो नंबर, 5 और 1 दे देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल इजी। एक बार रिकैप कर लेते हैं, कुछ नहीं किया है, दो वेरिएबल बनाए हैं, दो लोकेशन कंपाइलर ने फिक्स कर दी मेमोरी में कि यहाँ पे ये दो इंटीजर स्टोर होंगे। स्कैनफ से हमने उसको नंबर दे दिया, स्कैनफ ने क्या किया, वहां जाके स्टोर कर दिया उसको। हमने रिजल्ट कैलकुलेट किया और प्रिंट कर दिया, बस इतनी सी बात थी। तो ये था सैंपल प्रोग्राम, बट इससे काफी सारी चीजें कवर हो गई, क्लियर हो गई। क्या क्या कवर हो गया एक बार देख लेते हैं। कैरेक्टर सेट हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेटर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, फंक्शन हो गए, फंक्शन क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ से उसका नाता है, सब रूटीन से नाता है। ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद अपना ये स्कैनफ प्रिंटफ हो गया कि इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर करी। अगली बार बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो यानी कि इफ एल्स वगैरह, लूपिंग यानी कि वाइल फॉर लूप। आपको याद होगा अगर हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर क्यों ही इस्तेमाल करते हैं, तो रेपिटेशन के लिए करते हैं, उसके लिए लूपिंग यूज होती है, मतलब लूप करते हैं, एक ही चीज को 10 बार करोड़ों बार कर सकते हैं। तो ये सब करेंगे। और क्या होता है कि कभी कभी लोग जो है ना थोड़ा डर जाते हैं, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन देखते हैं कि यार इस चीज का प्रोग्राम लिखो, तो लोग डर जाते हैं कि यार कैसे लिखें, क्या करें। तो उस चीज का भी हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कैसे सोच के, मतलब सोल्यूशन को कोड में कन्वर्ट करके और फिर उसे कैसे चलाएं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल। ये चीज बड़ी कम है लोगों में, लोग बूट कैम्प करके अपना कंपनी में चले तो जाते हैं, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम होती है उनको। तो ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घर के 4 लोगों से और करवा दीजिएगा, ऐसे और कंटेंट चाहिए तो।
और शेयर ज़रूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कंप्यूटर्स पढ़नी है, सी प्रोग्रामिंग जो की स्टार्टिंग से पढ़नी है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय।